भैया आप करना क्या चाहते हो? यार बस एक मिनट, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन भैया? न्यूटन की फर्स्ट लॉ पढ़कर दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ हो ही नहीं रहा। दीवार न इधर से उधर जा रहा, बस वहीं का वहीं खड़ा है। एक मिनट, आप ये कह क्या रहे हो? दीवार कैसे हिलेगा? इतना बड़ा दीवार है, आप इतने छोटे से इंसान हो, कैसे दीवार कैसे हिलेगा आपसे? वैसे आप कह क्या रहे हो? न्यूटन की फर्स्ट लॉ, दीवार नहीं हिल रहा क्या? थोड़ा डिटेल में समझाओ भैया, आप कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ तुमने बहुत बचपन से 6-7 में पढ़कर रखी हुई है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट, यार तुमने कॉन्सेप्ट की हत्या कर रखी है। क्लास 6-7 में जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्या पढ़ते हैं बच्चे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or motion moving with a constant velocity until and unless an external force is applied on it। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अब तक ये सुन रखा है, ये समझ रखा है कि न्यूटन के पहले लॉ के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में भी रहेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो जब कभी भी तुमने 6-7 में इस कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ा होगा, उस समय हर बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि सर हमारे सामने जो दीवार है, इस दीवार को अगर फोर्स देते हैं तो क्या ये मूव करेगा? अभी तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ये मूव करेगा? बच्चे के दिमाग में सवाल आता है, लेकिन बच्चे इतने छोटे मासूम होते हैं कि पूछते ही नहीं। और कुछ बच्चे जो इस सवाल को पूछने की हिम्मत करते हैं, उन्हें जवाब क्या मिलता है कि देखो इसमें हम न्यूटन की लॉ नहीं लगाएंगे, इतना हेवी कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, कॉमन सेंस है, लॉजिक है, इतने बड़े दीवार को तुम हाथों से फोर्स लगा के कैसे मूव कर सकते हो? उन्हें जवाब यह भी मिलता है कि अगर तुम्हें इसे डिटेल में जानना है तो हायर कॉन्सेप्ट्स में इसे डील कर रहे होंगे। अब हायर क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्सेस, तब तक क्लास 11 आ चुका होता है। तुम्हारे अंदर जो कॉन्सेप्ट का कीड़ा जाग रहा था वही मर चुका होता है। तो तुम में से तमाम बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, गारंटी के साथ कह सकता हूं 95% बच्चों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा। बस हाँ, एक कॉमन सेंस आता है कि दीवार नहीं मूव कर सकता, बट क्यों नहीं मूव कर सकता, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या यहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है? नहीं, हमने जिस कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को डील किया था वो फेल हो जाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं। यानी कि अभी तक हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ या फिर सेकंड या फिर थर्ड लॉ को समझा ही नहीं। न्यूटन ने जब लॉ बनाया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका मतलब यह नहीं था कि फर्स्ट लॉ को अलग अप्लाई करेंगे, सेकंड को अलग, थर्ड को अलग। तीनों कलेक्टिवली जब एक साथ काम करते हैं तब किसी भी एक्शन, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक फ्रूटफुल मीनिंग बनता है। तो यहां जो तुम दीवार को फोर्स लगा रहे हो, इसके पीछे तुम्हारे दो लॉज काम कर रहे हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। तो पहले तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डिफिनेशन सही से जानते हैं। बुक में सही लिखा होता है पर दिमाग में खिचड़ी पका देते हैं। बुक में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी और ऑब्जेक्ट tends to be in state of rest or motion moving with constant velocity on application of external force। यहां हमने tends वर्ड को खा लिया था। tends का मतलब कोशिश करता है, जरूरी नहीं है कि मूव ही कर जाएगा। दीवार का तो मैंने एक सिंगल एग्जांपल लिया जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, हम सोचते हैं फोर्स लगाएंगे मोशन में जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए हमारे सामने आ रही, हमें लगता है एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ट्रेन रुक जाएगी। नहीं, इट विल टेंड टू स्टॉप होने की कोशिश करेगी, जरूरी नहीं है कि रुक जाए या नहीं रुक जाए। तो ये जरूरी का मतलब क्या है? क्या ऐसा फैक्टर है जो उसे रुकने की कोशिश करने और सही में रुक जाने के बीच काम कर रहा है? या फिर जब वॉल को मूव कर रहे हैं तो वॉल के मूव होने की कोशिश करने या फिर सही में वॉल के मूव होने के बीच आ रहा है? तो यहां आता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी मोशन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस चीज में हमारा फ्रिक्शनल फोर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि वहां फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के बीच आ रहा है। सपोज करते हैं ये वाला बुक, ये बुक हमारा दीवार है और इसके नीचे हमारा फ्लोर है और इसके ऊपर हमारी सीलिंग है, छत। ये तुम्हारा जमीन हो गया, ये छत हो गया और ये दीवार को हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं पर दीवार मूव होता नहीं। क्यों नहीं होता? यहां एक छोटी सी बात समझना, सीलिंग को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। अभी तुम्हारा जो फ्लोर है या फिर सीलिंग, कुछ भी चलेगा, जब सीलिंग और वॉल कांटेक्ट में होते हैं या फिर फ्लोर और वॉल कांटेक्ट में होते हैं तो इसके बीच जो कांटेक्ट है यहां पर, इसके बीच कुछ मॉलिक्यूल्स है। तुम्हारे वॉल्स के मॉलिक्यूल्स है, थोड़े उबड़ खाबड़ है,
तुम्हारे सीलिंग के मॉलिक्यूल से कुछ उबड़ खाबड़ है, आपस में जाकर के इन्होंने ग्रिप बना लिया। बेसिकली होगा क्या, जितना वजन होगा हमारे इस वॉल का, उतने ज्यादा टाइट फोर्स के साथ ये नीचे दबता चला जाएगा। इसके बीच की इंटरलॉकिंग उतनी मजबूत होगी, अब इसे जितना तुम आगे पीछे हिलाना चाहो हिलेगा ही नहीं। इसी इंटरलॉकिंग के वजह से आता है फ्रिक्शनल फोर्स। खैर, किसी और वीडियो में फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में समझते हैं कि हमने जो ये दीवार लिया था, इस पे फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं ये मूव क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ जो तुम्हारा फ्लोर है और सीलिंग है, इसने इतना ज्यादा फोर्स ऊपर नीचे से अप्लाई कर रखा है, जिसके वजह से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट हो रहा है। अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, अगर फोर्स इधर लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा रहा है। बट फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू? फ्रिक्शनल फोर्स वाले वीडियो में जानेंगे, जल्दी वीडियो आ रही होगी। तो जब तक तुम इतना फोर्स अप्लाई ना कर दो जो कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस कर जाए, तब तक हमारा दीवार मूव नहीं करेगा। तब तक हमारी न्यूटन की थर्ड लॉ काम करती रहेगी, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब इस फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दोगे, तब हमारी ये बॉडी मूव करनी चालू हो जाएगी। तब तक के लिए सिर्फ टेंड करेगी, यानी कि कोशिश करेगी मूव करने की, लेकिन मूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि और भी इसके इंटरनल फोर्सेज और भी इसके साथ फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं जो कि तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स को नलिफाई कर रहे हैं। तब तक हमारी बॉडी सिर्फ टेंड करेगी। मैंने मूविंग ट्रेन का एग्जांपल लिया था, ट्रेन मूव करते हुए आ रहा है, उसमें एक मोमेंटम है। तो जैसे ही उस पर तुम अपना हैंड अप्लाई करोगे, उसे रोकने की कोशिश करोगे, तो उसमें मोमेंटम है, उसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो तुम्हारे फोर्स को अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी कम होगी, डी एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन तुम्हारे फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा तुमने फोर्स कितना लगाया है। तो उम्मीद है इतने सारे मेहनत के बाद तुम्हें न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आया होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी कोशिश करेगी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में रुकी हुई है तो रेस्ट में रहने की, या फिर अगर मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहने की, जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब इस कोशिश करने से लेकर अपने स्टेट को चेंज करने के बीच, यानी कि अगर रेस्ट में है तो मूव करना, और अगर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर देना या फिर रोक देना, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसे एक मिनिमम फोर्स नहीं मिल जाता। क्योंकि यार जब अर्थ पे है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में है, तो उसके पास खुद के भी बहुत सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ देर तक तो वो तुम्हारे फोर्सेज को अपोज करेगी, उसे नलिफाई करेगी, बैलेंस करेगी। उससे ज्यादा फोर्स लगा दिए तो बॉडी मूव कर जाएगी अगर रेस्ट में है, और अगर मूव कर रही है तो स्टॉप भी कर सकते हो। और अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया, चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, मतलब चीजें करना तो चाहते हो लेकिन उतना कंसंट्रेशन पावर ही नहीं है, यार सारी क्षमताएं तुम्हारे अंदर ही है। भगवान ने हर किसी को बराबर ही बनाया है, बस डिपेंड करता है तुमने अपने ऊपर कितना एफर्ट किया है और उन क्षमताओं को किस लेवल तक अनलॉक किया है। जो भी तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटीज है, मोस्ट ऑफ द चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन से रिलेटेड है। तो अपने ब्रेन की अगर सारी क्षमताओं के हदों तक जाना चाहते हो, सारे पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हो, तो इस बुक को पढ़ सकते हो। भैया बुक का नाम क्या है? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अनलॉक योर मास्टर की टू सक्सेस। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी काफी बड़े लेखक हैं, उनकी लिखी हुई किताब है, पढ़ सकते हो चाहो तो इस बुक को, और अपने जो भी पोटेंशियल है उन्हें अनलॉक करो, और चीजों पे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चीजों पे तुम्हारी कंट्रोल और पावर बढ़ेगी। बुक कहां से मिलेगा भैया? बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। अगली वीडियो होगी हमारी न्यूटन की थर्ड लॉ के ऊपर, वहां भी बच्चों बहुत कॉन्सेप्ट हिला हुआ है कि अभी अभी जो हमने बात किया था भैया, न्यूटन का थर्ड लॉ इधर से अप्लाई करते उधर से अप्लाई करते, क्या हर बार बराबर ही होता है, क्या होता है क्या कुछ नहीं होता है, यार सारे कॉन्सेप्ट तुमने हत्या कर दी है। तो इन्हीं चीजों को हमें सुधारना है, तो उसके ऊपर हमारी अगली वीडियो आ रही होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।